मेरा नाम रिचपाल है। मेरी जो ये भर्ती है 2023 वाली, उसमें 12वीं रैंक है। और जो और जो मतलब 2021 में जो एसआई वाली भर्ती थी, उसमें मेरी 23वीं रैंक थी। और और जैसा कि नवीन सर है, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जनरली जो भी हैं वो 12th पास वाले ही हैं। तो मैं भी स्प्रिंग बोर्ड में आया था, तो मैंने ही मतलब 12th पास ही आया था, मैं फर्स्ट ईयर में आया था। 2019 से 2021 के बीच में फर्स्ट ईयर में ही मैंने ये स्प्रिंग बोर्ड है वो ज्वाइन करी थी। जो PCM3 फाउंडेशन बैच था, वो ज्वाइन किया था। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे एज भी नहीं हुई थी, तो भर्ती भी उस टाइम थोड़ी लेट आती थी, मतलब 2 3 4 साल बाद में। अभी तो हर साल आ रही है। तो मतलब ऐसा नहीं था कि क्लास में बैठते थे कि RS की ही तैयारी कर रहे हैं, पर मतलब इतना सीरियस नहीं थे। एज भी नहीं हुई थी, पर जैसे ही मतलब जो 2 साल वाला टाइम पीरियड था, उसमें क्लास में जो भी सर पढ़ाते थे वो अच्छे से रिवीजन होता था रूम पे जाके। और रूम लेकर रहते थे, तो खाना भी वो खुद ही बनाते थे। और मतलब जो भी क्लास में जो भी पढ़ाते हैं, एक भी क्लास है वो मिस नहीं हुई। और क्लास में जो भी पढ़ाते थे चीज़ें, वो रूम पे जाके रिवाइज करना। और जो भी सिलेबस में जो भी टेस्ट होते थे, हर सप्ताह वो टेस्ट होते थे, तो वो टेस्ट है वो रेगुलर देते थे। उनमें जो भी अच्छे नंबर आते थे तो भी ठीक है, नहीं तो उतना उस टाइम इतना लोड भी नहीं था कि हाँ भाई अच्छे नंबर भी लाने हैं अपने आप ही। जैसे रादीप है, ये हमारे क्लास में ही था, PCM3 में ही, हम दोनों रूममेट भी थे। और इनका भी SI में मतलब उसी भर्ती में सिलेक्शन हुआ था, इनका भी SI में। और अभी जैसे आप मतलब जनरली क्या होता है कि जैसे 12वीं के बाद में कॉलेज में भी जाते हैं बच्चे। तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी तो ठीक है, वहाँ पे क्लासेस लगती है प्रॉपर, पर जैसे और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे उतने बच्चे वो प्रॉपर जाते भी नहीं हैं। तो यदि आप 12th पढ़ते ही यहाँ पे आ गए हो, तो यदि आप इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन करते हो, तो 2 साल बाद में जब भी एग्ज़ाम होता है, तो उस समय आप प्रिपेयर हो। जैसे मेरी जो भी एज है वो 24 है, और मेरा RS में हो गया। और जब मैं ऐसा ही बना था, उस टाइम मेरी 21 एज थी। मतलब जब एग्ज़ाम दिया था उस टाइम 21 ही थी। तो यदि आप जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम मतलब अपने में मेच्योरिटी नहीं होती। मतलब सब चीज़ें हैं वो आराम से हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं सामने जिनकी परिस्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वो 3 3 4 4 साल है वो जयपुर में अफोर्ड भी कर पाएँ। तो वो यदि टाइम पे कोचिंग कर रहे हैं 12वीं के बाद में, और वो यदि अच्छे से 2 साल पढ़ते हैं, तो RS के अलावा भी ऐसा नहीं है कि RS जैसी जो सिमिलर भर्तियाँ हैं, उसमें भी आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं यदि आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अच्छे से पढ़ते हो तो। मैंने SI के एग्ज़ाम के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करी थी। 2021 में जब एग्ज़ाम था, तो SI में जो जीके वाला पेपर होता है वो RS प्री और SI का सिलेबस एकदम डिट्टो सेम है। तो जीके वाला पोर्शन है मेरा, वहाँ से हो गया था। मेरे 200 में 160 नंबर है वो थे जीके वाले पेपर में। और जो हिंदी है, हिंदी भी RS मेंस में जो होती है उससे थोड़ी सी अलग है, वो SI में होती है। तो हिंदी भी आराम से तैयार हो जाती है। तो भी जो भी सिमिलर एग्जाम है वो, आप यदि RS की तैयारी अच्छे से होती है, तो जो भी सिमिलर एग्जाम है वो भी आराम से पास हो जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो मतलब RS की तैयारी भी सही नहीं करते हैं, फिर उनसे पटवारी भी नहीं होता, वीडियो भी नहीं होता, टीचर भी नहीं होता, कोई भी एग्जाम नहीं होता। और यदि आप RS वाली चीज़ें सही पढ़ लेते हो, तो मतलब जो भी आप एग्जाम, जैसे मैंने SI वाला एग्जाम दिया था पहला, उसके बाद मैं हिंदी साहित्य से नेट JRF, हिंदी साहित्य से मैं कर रहा था नेट JRF की। तो उसमें भी जैसे मैथ रीजनिंग आती है, या जो भी मतलब चीज़ें अपने आप ही, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं कर रहा था अभी तैयारी, उसमें जो जीके वाला पेपर होता है 50 नंबर का, उसका और RS में जो जीके वाला सिलेबस है, तो वो अलग से तैयारी नहीं करनी, वो अपने आप ही हो जाता है। और बाकी बैकग्राउंड में ऐसा है, मैं नॉर्मल मतलब गांव से ही हूँ। 10th में मेरे 92% है, 12th में 97 है। और फिर 8 साल में IIT की तैयारी करी थी मैट्रिक से। तो आप में भी मतलब खूब ऐसे होंगे जो मतलब जो नीट की तैयारी करी है या IIT की तैयारी करी है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप वहाँ जो भी चीज़ें मतलब पढ़ते हैं, या आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ है वो बढ़ती है, या सिटिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है वहाँ पे नीट और IIT की तैयारी में, तो वो RS में भी हेल्पफुल रहती है। आप जो वहाँ चीज़ें पढ़ते हो जो 12th और 10th में, तो आपकी जो मैथ रीजनिंग है वो यहाँ आराम से, उसमें जोर भी नहीं आता। तो
मतलब अपन जो पहले वाली पढ़ाई है वो इसमें हमेशा काम आई थी, आरएस में भी। और मतलब पापा था ऐसा ही थी, हमारे जो मम्मी पापा दोनों हैं वो मतलब खेती बाड़ी करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि परिवार में कोई जॉब में है या कोई गाइड करने वाला था। पर यदि आप पढ़ने में अच्छे हो तो मतलब समाज का सपोर्ट भी मिल ही जाता है, और मतलब अपने आप ही चीज़ें हैं वो रास्ते बन जाते हैं। तो जैसे मैं 9 10 है वो मैं फ्री पढ़ा था, 11 12 है वो भी फ्री पढ़ा था। यदि अच्छे प्रतिशत बन जाते हैं तो। और फिर आईआईटी की कोचिंग है उसमें भी मेरी फीस नहीं लगी थी। तो यदि आप पढ़ने में अच्छा हो तो ऐसा भी नहीं है कि आर्थिक परिस्थिति है वो भी बाधा बन पाए। मतलब जनरली ऐसा होता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि इंटरव्यू में चीज़ें हैं वो मतलब चल नहीं पाती, गरीब परिवार है या नॉर्मल कोई भी हैं कि नॉर्मल परिस्थिति से सेलेक्ट नहीं हो सकते, या अपने परिवार में पहले से सिविल सर्वेंट होने चाहिए। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और और भी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मोनोलॉग है वो ज़्यादा हो रहा है। मैं भी मेरा परिचय दे देता हूँ। हाँ। मेरा नाम रागिब दबीर है, मैं अलवर ज़िले से हूँ। इस बार मेरी 227 रैंक आई है। और सबसे पहले तो रिचपाल सर को बहुत बहुत बधाइयाँ, 12वीं रैंक आई। मैं बहुत खुश हूँ, इनके लिए तालियां बजाएं। उसके बाद आप सबको बधाइयाँ, आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हम भी यहाँ से ऑफिसर बने तो आप भी बनोगे, आपके लिए भी तालियां। उसके बाद दिलीप सर का बहुत बहुत थैंक, क्योंकि और उनका मतलब कृतज्ञ हूँ। मैं उस टाइम जब आया था 2018 में, तो आर्थिक स्थिति कुछ प्रॉब्लम थी, तो दिलीप सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराई, तो उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार। और उसके बाद कृतज्ञ हूँ मेरे दोस्तों का, रिचपाल गोदारा, राशिद, तो इनका बहुत कृतज्ञ हूँ। विजय मीणा साथ ही बैठे हैं पीछे, अगली बार आ जाएंगे वो भी आगे। तो सभी जेनजीओ ना, गुड गुड, बहुत आगे हो यार तुम लोग हमसे। सभी अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो गए, है ना? बहुत आगे हो तुम तो यार, हम तो कॉलेज के बाद आए थे। बहुत बहुत बधाइयाँ, सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, अच्छी बात है। मैं इतना ब्रिलियंट नहीं हूँ रिचपाल जितना। एज सच मेरी 10th में 60% है और 12th में 74 के आसपास है, और मैंने बीए और एमए किए। ज़्यादा तालियां मुझे कर ली। एमए मैंने पॉलिटिकल इसीलिए साइंस से इसीलिए किए। भाई को दूसरा अटेम्प्ट लगा, मेरा फर्स्ट में हो गया। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किए और एलएलबी की है। रही बात, आप सब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं जो एवरेज स्टूडेंट हैं, है ना? तो बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हो जाता है, अच्छे दोस्त हों। मेरे सिलेक्शन में काफ़ी बड़ा रोल रहा है रिचपाल का। हम दोनों ने कोचिंग साथ की है, सब इंस्पेक्टर साथ बने, और अब आरएस में भी सिलेक्शन साथ हुआ। तो हमारी क्या कोचिंग 2019-20 में हो गई थी। उसके बाद क्या है कि नोट्स उस टाइम पेपर जैसा आता था ऐसे नोट्स कराए थे। अब तो तुम्हारे तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने देखे थे। अभी अभिषेक सर ने भी अच्छे नोट्स बनाए हैं, और राजवीर सर के बहुत अच्छे नोट्स हैं। हमको क्या है कि फिर वैल्यू एडिशन करना था, तो वैल्यू एडिशन कराया पाल गोदारा ने, राशिद खिलजी ने। तो ऐसे दोस्त आपके पास भी होने चाहिए, ठीक है? और क्या बोलते हैं, अभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टाइम खूब है आपके पास, पैनिक होना नहीं है, ठीक है? ये मतलब तुम्हारी जीत यही बहुत बड़ी है कि तुमने बहुत ही जल्दी ये डिसीजन ले लिया कि हमें सिविल सर्वेंट बनना है। बहुत से लोग इस डिलेमा में होते हैं कब शुरू करेंगे, ठीक? तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप सब। और आगे आप क्वेश्चन पूछिए हमसे ना। आपके कोई क्वेश्चन? अपने पास खूब टाइम है, 2 घंटे है ना? वैसे राजवीर सर है, उन्होंने बोला था कि मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 12th पास वाले ही हैं, तो भारी भारी चीज़ें नहीं बतानी है, नॉर्मल चीज़ें ही। मतलब अभी जैसे आप एग्ज़ाम देने में 3 साल लगे हैं, तो जो भी स्प्रिंग बोर्ड में आपको जो भी सर हैं जो भी नोट्स पढ़ाते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही में जो मतलब साथ में जो भी टाइम मिलता है उसमें आप दूसरी चीज़ें वो पढ़ सकते हो, जैसे थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना है, या जैसे राज्यसभा टीवी है वो आप शुरू शुरू में देख सकते हो, संसद टीवी है, या कोई भी यूट्यूब पर आप नॉर्मल दूसरे वीडियो देखते हो उसकी बजाय जो अपने पढ़ाई से रिलेटेड है। हाँ, बीबीसी है, या कोई भी जैसे यूपीएससी वाले, जैसे अपने स्प्रिंग बोर्ड के भी जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें या जो भी ये अपलोड करते हैं, तो वो चीज़ें आराम से देख सकते हो। और राजवीर सर हैं,
तो उनकी जो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर में जो भी स्टोरीज वगैरह भी वो सुनाते हैं, उससे क्या इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंटरव्यू में हिंदी में बोल सकते हैं क्या? बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आपका यार, आपके लिए तालियां बजवाऊंगा मैं। पहली बात तो हम्म, दूसरी बात, हिंदी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। हिंदी तो मातृभाषा है अपनी, बाईलिंगुअली बोल सकते हैं हिंदी इंग्लिश। तो पहले मेंस क्लियर करो, प्री क्लियर करो, फिर इंटरव्यू पहुंचो, ठीक है ना? हम्म। हम भी पूछते थे ना, हम बैच में थे तो हम भी पूछते थे, तो हमें भी ये जवाब मिलता था कि अभी आप प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू पे आओ। तो खूब टाइम है, सर ने बोला है कि नया बैच है, सारा जेनजी जनरेशन है, तो आराम आराम से 2 घंटे हैं, अपने क्वेश्चन लाओ, आराम से पूछो, हम बताने हम्म। के लिए आए हैं यहाँ पे। मतलब जो 12वीं के बाद में आ जाते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास में टाइम ज़्यादा होता है, तो वो मैनेज नहीं कर पाते। वो मतलब शुरुआत में पढ़ते भी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे टाइम पास होता है। तो यदि आप ये 2 साल अच्छे से पढ़ते हो तो फिर बिल्कुल भी आगे टेंशन ही नहीं है, मतलब जोर भी नहीं आएगा। यदि फाउंडेशन है वो तो आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तैयार हो जाएगा। फिर जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है, नोट्स भी है तो सारे नोट्स है वो अपडेटेड है, तो नोट्स भी अच्छे से याद हो जाते हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम देने लायक होगे, उस टाइम में आप खुद अपने आप से चीज़ें वो आराम से मैनेज हो जाएगी। अभी तो जो क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से याद हो जाए। जो टेस्ट सीरीज में जो भी सारे जो मतलब जो भी टेस्ट प्री और मेंस दोनों के होते हैं, तो ऐसा नहीं है ओनली प्री के टेस्ट देने हैं, मेंस वाले भी देने हैं। और साथ साथ में जो फ्री टाइम मिलता है उसमें आप हॉबी है वो डेवलप कर सकते हो। जैसे मूवीज देखना है अच्छी अच्छी, या साहित्य पढ़ना है, या कोई भी मतलब जो आप इंटरव्यू में ऐसा नहीं होती जब इंटरव्यू तो हो जाए उसके बाद में सडनली वो तैयार करनी पड़े, तो वो साथ साथ में ही चीज़ें वो हो जाएगी। नोट्स था मतलब ऐसा, ये पूछ रहे हैं सर आपने नोट्स कितनी बार रिवीजन किया। मतलब जब यहाँ पे ऐसा होता है कि हर जो सप्ताह होता है उसमें टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट के साथ में तो रिवीजन होता ही है। बाकी नोट्स मिनिमम 20-25 बार तो मिनिमम रिवाइज होने चाहिए कोचिंग के साथ में। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लो अपने तो ये नोट्स ही पूरे याद नहीं है, फिर अपने तो बाहर से तो ही बोलते हैं कोचिंग के नोट्स से आ नहीं रहा। पहली बात तो ये जो अपने नोट्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद में जो भी दूसरी चीज़ें पढ़नी है, तो उसमें ओनली वही चीज़ें पढ़ो जो सेपरेट है या जो उसमें अलग है, वो उसमें नोट्स में ऐड ऑन कर लो। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो अपने नोट्स याद होने चाहिए। मैंने अपने जो स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स थे वो मेरे बेसिक नोट्स है वो ही थे, फिर मैं जो भी पढ़ता था वो मैं उसमें ही ऐड ऑन कर लेता था। अरे वाह, सर मेरा पहला अटेम्प्ट 2030 में है। तब तक तो सीएम पीएम दोनों चेंज हो जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है यार, आप बधाई के पात्र हो, बहुत जल्दी आपने डिसीजन लिया। 2030 है ना? तो पहली बात तो ये है कि बहुत आराम से, जब टाइम ज़्यादा होता है ना, तो आप ऐसा सोचते हैं कि टाइम है, बाद में शुरू करेंगे, बाद में शुरू करेंगे। पहली बात, जो पढ़ा रहे हैं रेगुलर उसको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है? उसके बाद अगर आप अभी इतनी उम्र बच रही है, तो कोई अच्छी, जैसे ये एक उम्र का पड़ाव है, यहाँ पे हम गर्ल्स साइड जा सकते हैं। तो एक अच्छी हॉबी या पढ़ने की ललक, जैसे नॉवल पढ़ना या ट्रैवलिंग करना, ऐसी नहीं कि यूं ही ट्रैवलिंग करना, मतलब अच्छी चीज़ की साइड आप एक हॉबी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बड़ा पोर्शन होता है हॉबी का। मेरी हॉबी थी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मेरा इंटरव्यू जो था ऑलमोस्ट आईआर पे ही चला। तो आईआर अगर आपकी हॉबी है या कोई और आपकी हॉबी है, तो इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल होगी, और साथ साथ आपके जीएस में भी आप हेल्पफुल होती है, जब आपके, क्योंकि आजकल के जो पेपर आ रहे हैं बहुत डायनेमिक आ रहे हैं, उनके लिए आपको कोचिंग के नोट्स अच्छे से रटे होने चाहिए। उसके बाद आपके आसपास चल क्या रहा है, सिविल सर्वेंट से मांगते भी है, डिमांड भी यही है कि ऐसा नहीं है कि आप जाओगे जमा जमाया काम मिल जाएगा। एसडीएम हो या डिप्टी हो या और सर्विसेज है, सबके सामने बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कभी पॉलिटिक्स इशू आ गया कोई और। तो इसलिए अपने को आसपास जो चल रहा है ना, उससे अवेयर होना बहुत जरूरी है, एक सिविल सर्वेंट को भी और एक आम नागरिक को भी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आसपास के न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, खूब टाइम है, ठीक है? नोट्स अच्छे से रट लेना, टेस्ट कोई मत छोड़ना। ये मैं बार बार कहूंगा, टेस्ट मत छोड़ना कोई सा भी, क्योंकि टेस्ट ही है जो आपको आगे पहुंचाएंगे। रिवीजन तभी हो पाता है। बहुत से लोग बोलते हैं सर हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा है। टेस्ट दोगे तो रिवीजन हो जाएगा। अब तो शायद वीक की जगह ऐसा कर दिया 10 20 30 को तुम्हारा टेस्ट ना। हाँ तो ठीक है, आराम से हो जाएगा। सर आपने वैल्यू एडिशन है वो कहाँ से किया और जो सोर्स हैं वो क्या है।
टेलीग्राम चैनल पे, हाँ मतलब वैल्यू एडिशन ऐसा है कि अब आप अभी 12th क्लास पास करके आए हो, अभी कोचिंग चल रही है, तो आपके लिए अभी मैं चीज़ें बताऊँ तो वो रिलेवेंट भी नहीं है उतनी। मतलब वो चीज़ें समझ में भी अब एक बार कोचिंग हो जाए उसके बाद में आती है। और यदि आप नोट्स आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो चीज़ें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। फिर भी क्यूरियोसिटी हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे हिस्ट्री कल्चर है, तो जो राजवीर सर जो नोट्स पढ़ा रहे हैं उनको ही पढ़ना है। साथ में जो 9th 10th में जो आरबीएससी की जो बुक्स है वो चलती है वो पढ़नी है। साथ साथ में आप पढ़ सकते हो। और जैसे मतलब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप जो एडिटोरियल होता है ना, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी का, यूट्यूब पे खूब मिल जाते हैं यूपीएससी वाले की, हाँ उनका एडिटोरियल एनालिसिस आप 1 साल तक समझ में नहीं आई तो भी आपको डेली देखना है। उससे क्या होता है कि आपकी जो अप्रोच होती है ना वो डेवलप हो जाती है सिविल सर्विस वाली, धीरे धीरे मतलब कुछ भी नहीं करना, जो भी जैसे दृष्टि हो चाहे ओनली आईएएस हो या अपने स्प्रिंग बोर्ड में भी जो भी जैसे वो एडिटोरियल डालते भी हैं सर, या करंट अफेयर्स की चीज़ें डालती है, समझ में नहीं आई तो भी वो एक बार पढ़नी है। और मतलब जैसे जो दैनिक भास्कर या जो राजस्थान पत्रिका है वो भी आप उसमें भी आराम से पढ़ सकते हो, जो राजस्थान वाली बेसिक चीज़ें हैं वो हो जाती है। साथ ही में जो लल्लन टॉप है, जो न्यूज़ चैनल है, उसमें जो भी चीज़ें आती है, बीबीसी है, राज्यसभा टीवी है, और भी अच्छे अच्छे चैनल खूब है यूट्यूब पर, जो ओनली अवेयरनेस के लिए हैं। अपन जब भी फ्री रहते हैं तो या वॉक करते हुए उस टाइम अपन देख सकते हैं। सर आपका प्री मेंस दोनों पास है और अब इंटरव्यू देना है तो हम दे देंगे। बिल्कुल दो यार। हम्म, बिल्कुल दो। एज हो गई क्या? हम्म। 21 साल चाहिए उसके लिए। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। यहाँ मतलब सारे 12th पास वाले ही हैं या ऐसा तो ही है जिसकी ग्रेजुएशन हो रखी है? कोई भी नहीं है? है? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। खड़े ही हो जाता हूँ यार। हम्म। ये पूछ रहे हैं मोटिवेशन तो सब देते हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपने तैयारी के टाइम कितनी मस्ती करी है। मतलब तैयारी में ऐसा है कि जो पढ़ाई का टाइम है उसमें पढ़ाई करनी वो बहुत ज़रूरी है। अब सबकी सिचुएशन है वो अलग अलग होती है, सबकी फैमिली कंडीशन है वो भी अलग होती है, तो पर ऐसा नहीं है कि मतलब यदि अपन पूरे वीक में यदि 5 6 दिन भी अच्छे से पढ़ते हैं तो अपन संडे को मूवी देख सकते हैं, या अपन मतलब 1 घंटा है वो आराम से निकाल सकते हैं मतलब खेलने के लिए या जो भी चीज़ें हैं आराम से। अभी जब आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम ऐसा नहीं है कि अपने को तो 10 12 घंटे पढ़ना है। यदि आप डेली जो कोचिंग के नोट्स है वो रूम पर जाकर रिवाइज भी कर लेते हो वो भी सफिशियंट है। उसके बाद भी आपको पूरा 1 साल मिलेगा फाइनल ईयर वाला। और जो भी आपके कॉलेज में जो भी जैसे बीएससी कर रहे हैं तो उसको पीसीएम भी पढ़नी पड़ती है, या जो बीए हैं तो बीए वालों के लिए तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना। ये जो स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स हैं तो ये चीज़ें लिख देते हैं तो भी पास हो जाते हैं। बाकी मस्ती तो ऐसा है कि सब तो अलग अलग है। मतलब जिस तो जॉब की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें उतनी थोड़ी कम हो जाती है। कोई क्या? सर 3 साल से पहले आरएस कैसे बने, विस्तार से समझाओ, घबराओ मत। ठीक है यार, थैंक यू संबल बताने के लिए। 3 साल का क्या है कि आप 1.5 साल तो आपका प्रोसेस ही ऐसा है कि प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। अब वो क्या है, अब थोड़ा आरपीएससी ने सुधार कर दिया है कि वैकेंसी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। तो 3 साल तो नहीं, 1.5 साल लगते हैं। और वो भी तब बसरते आप बहुत अच्छी तैयारी करो, बहुत अच्छी मेहनत करो। उसके लिए ज़रूरी है आप सबसे पहले अपने नोट्सों को रट लो। उसके बाद जो आ रहे हैं मेरे पास, वैल्यू एडिशन कैसे करें। वैल्यू एडिशन तब होगा तब आप जानोगे कि मूल अधिकार क्या है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है मूल अधिकार के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में आ गया, तब तक आपको आर्टिकल 21 ही नहीं पता तो आप क्या वैल्यू एडिशन करोगे। तो इसलिए पहले फंडामेंटल राइट्स मतलब या पूरा फाउंडेशन क्लियर करो, उसके बाद वैल्यू एडिशन करना। और 3 साल में आरएस बन जाओगे, आराम से बन जाओगे। ठीक है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कैसे ध्यान में रखें? मेंटल हेल्थ ही बता दे तो फिजिकल मैं बता दूँ। तू ही बता, तू बता। हम्म, मतलब फिजिकल हेल्थ में ऐसा है कि मतलब जैसे
मतलब मैं एसआई वाली उसमें ट्रेनिंग में था, तो उस टाइम तो मतलब हमारे पीटी वगैरह वो होती थी। बाकी मतलब अपना वजन ऐसा नहीं है कि तैयारी के टाइम वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अपने पेट निकला हुआ हो, तो उसमें कोई सेंस भी नहीं है। मतलब पहली प्रायोरिटी है वो हेल्थ होनी चाहिए। मतलब अपन मतलब जब अभी जैसे आप 11 मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो आप साथ में हैं वो मतलब फिजिकल फिटनेस है वो साथ में थोड़ा बहुत कंटिन्यू रख सकते हो। पर जैसे मान लो एग्जाम है, उस टाइम खाने पे थोड़ा कंट्रोल कर लो। मतलब उतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे जहाँ 4 रोटी खा रहे हो नाइट में, वहाँ 3 कर सकते हो, 2 हो सकता है। तो यदि आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो फिर फूड है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और यदि कोचिंग के नोट्स है वो प्रीलिम्स मेंस के लिए कितने अर्जेंट सिलेबस है उसको कवर करते हैं। अब नोट्स आर एस की कोचिंग है स्प्रिंग बोर्ड, तो आर एस के सिलेबस के लिए ही नोट्स बनाए हुए हैं। पर जैसे मान लो कि यदि 10 या 20 सवाल या 30 सवाल नोट से नहीं आते हैं, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ ऐसा नहीं है थी, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ 200 में से 150 जा रही है। पिछली बार 70 नंबर गई थी। और यहाँ जितने भी बैठे हैं जनरली 12th वाले ही हैं, तो जिसकी मैथ अच्छी भी नहीं है, आर्ट से ही है, उसको भी मैं बोलना चाहूँगा कि मैथ है वो अच्छे से कर लो। मतलब ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं आ रहे इसमें, अच्छे से आती है। और रीजनिंग तो जनरली सबकी सही होती है। प्रीलिम्स तो आराम से हो जाता है, प्रीलिम्स में ऐसा कुछ नहीं है कि अपने कोचिंग के नोट से नहीं होता, प्रीलिम्स तो हो ही जाता है यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आप रिवीजन करते हो। मेंस में भी जैसे हमने जब कोचिंग करी थी वो 2019 से 2021 के बीच में थी, तो उसमें हमें जैसे जो नए वाले नोट्स हैं हमें उनसे चीज़ें अपडेट करनी पड़ी। आप तो वही नोट्स लिखा रहे हैं, तो जब आप मेंस दोगे तो उस टाइम वो आपके नोट्स से वो थोड़े पुराने हो जाएंगे। तो जो भी नई चीज़ें जो भी स्प्रिंग बोर्ड में नोट्स अब पे जो भी नए नोट्स आ रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको आप है वो उसमें वापस ऐड कर लो। क्योंकि हर बार तो ये जो नई जैसे हर बार सर्वे नया आता है राजस्थान का, बजट भी नया आता है, इकोनॉमी में भी जो सर्वे है वो नया आता है, टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें हो जाती है। तो स्प्रिंग बोर्ड है जो उस लेटेस्ट बैच के जो भी नोट्स होते हैं वो आप यहाँ से लाओ, और जब आपका मेंस हो या प्री हो उसमें आप अपडेट कर लो। और भी टाइम है तो और भी खूब चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, पर अभी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही है, तो सबसे पहले नोट्स है वही होने चाहिए। बाकी आंसर राइटिंग है वो शुरू से करते रहो। अभी मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड में जो टेस्ट लिए थे उनकी पीडीएफ है वो अभी यहाँ सर अपलोड कर दें, तो मैं धीरे धीरे बता दूँगा कि आंसर है वो होना कैसा चाहिए। सर इनको बोल दो जिनको बोलना है खड़े होकर बोले, चिट्ठी ना भेजे। कॉन्फिडेंस की कमी झलकती है, तो चिट्ठी नहीं भेजनी है। तुम्हारे किसी दोस्त ने भेजा है इधर से कि खड़े होकर बोलेंगे अब हाँ, तुमसे। आवाज़ आ सकती है, आप मतलब खड़े होकर भी पूछ सकते हो। ये अच्छा है, ये अच्छा है। शानदार। बोल रहा है कि जिसने तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाएगा। सर आपने कॉलेज रेगुलर की थी या नॉन कॉलेज? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, अब रेगुलर भी नॉन कॉलेज जैसा होता है, जाना पड़ता है कॉलेज। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉन कॉलेज से भी खूब सेलेक्ट होते हैं। मेरे दोस्त था उसने यूजी भी पीजी भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, नॉन कॉलेज था। तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है रेगुलर नॉन रेगुलर का। क्लास नोट्स के अलावा किन टॉपिक्स पर ध्यान दें? यूपीएससी प्लस कांस्टेबल। अभी तो क्लास नोट्स ही पढ़ो, इनसे हो जाएगा सब। जब तुम कोई रट जाए उसके बाद यहाँ सर हैं बहुत टॉपर्स आते रहते हैं, उनसे पूछ लेना, कुछ अलग पढ़ना हो जिस और दिन। जब मतलब आपके जब सब हो जाए चीज़ें हो जाए, तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल है वो बना रखा है। उसमें जो भी मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो भी टेस्ट लिखे हैं या जो भी मेरे पास में नोट्स हैं वो मैं चीज़ें सारी अपलोड कर दूंगा। और बाकी स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के जो भी अपने नोट्स हैं वो अपडेटेड आते ही हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हर बार नया आता है, बजट भी नया आता है, तो वो अपडेट होता रहता है हमें। चिट्ठियाँ ही आएंगी वो। नोट्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है जो जब इस क्लास में जब जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना वो चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। जैसे पॉलिटी है, यदि आपकी समझ में आती तो फिर याद करने में उतना इश्यू नहीं है। और जो नोट्स जिस दिन पढ़ाए उसी दिन है उनको रिवीजन करो। अगले दिन जैसे मान लो अभी फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे हैं, उसमें आर्टिकल 12 से 15 पढ़ा दिए, तो उस दिन जाके रिवीजन करो। फिर जब वापस दूसरे दिन जैसे आर्टिकल 16 से 19 पढ़ा दिया, तो फिर जो पहले वाले दोनों आर्टिकल है उनको भी रिवाइज करना है। ऐसे हमेशा रिवीजन है वो पीछे से, जैसे मान लो जो आज पढ़ा है वो पहले पढ़ना है और फिर जो पीछे वाला वो भी पढ़ना है। तो पहली बार पढ़ने पर अपने को 20 मिनट लगते हैं, तो जब अपन रिवीजन करते हैं तो 5 या 7 मिनट ही लगते हैं। और बाकी नोट्स याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है नोट्स याद करो। मतलब पढ़ने से अपने आप ही याद हो जाते हैं।
हम्म। सर 2026 में तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, 30 तक एंट्री कैसे देंगे? बहुत बेहतरीन। खत्म होगी तो हो जाएगी यार, अपन भी हो लेंगे। अब मंगल ग्रह पे तो जाने से। हाँ, रग्बी प्लेयर, नेशनल प्लेयर है कोई रग्बी प्लेयर, खेलो यार, अच्छा है। कोटा भी है, स्पोर्ट्स कोटा भी है, अगर आप अच्छे प्लेयर हो, खेलते हो तो बनते हैं डिप्टी सब इंस्पेक्टर, खूब बनते हैं। तो यार खेलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, किसी में अगर अलग कोई हुनर है स्पोर्ट्स का, जरूर खेलो। सर फोर्थ पेपर में हिंदी अंग्रेजी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, कितनी भूमिका है, चारों पेपर के बारे में बताइए। हाँ, देखो, फोर्थ पेपर के स्पेशलिस्ट है रिचपाल जी गोदारा, तो फोर्थ पेपर तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। मैंने भी, मेरी काफ़ी हेल्प की इन्होंने, तो बहुत अच्छे से बारीकी से समझाएंगे फोर्थ पेपर। बाकी 3 पेपरों का मैं बता देता हूँ आपको। पहला है जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए आपको राजवीर सर बहुत बेहतरीन हिस्ट्री पढ़ाते हैं, कहानी भी बहुत अच्छी बताते हैं, है ना, हिस्ट्री याद हो जाती है। ठीक है, हिस्ट्री का हो गया, उनको फॉलो करना है। और इकोनॉमिक्स के लिए अभिषेक सर सर्वे देंगे। ठीक है, सर्वे का रोल बहुत प्ले करता है। बाकी आपका जब अटेम्प्ट होगा उस टाइम तक आप और चीज़ें जोड़ लोगे। उसके बाद छोटे सब्जेक्ट हैं 3, आरएस के ही हो ना सब, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी भी है, अच्छा यूपीएससी है, तो फिर आपने चारों पेपर, ये कोई आरएस का होगा जिसने मुझे भेजा है। हाँ, यूपीएससी तो वे चाहिए। अच्छा, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है, अच्छा अच्छा। जैसे मैं है ना, मैं खुद भी मतलब एसआई के बाद में मैं खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर है। तो उसमें जैसे जो त्रिलोक सर थे अपने, उनकी वो भी यूपीएससी और आरएस है, वो दोनों साथ में कर रहे थे। तो जो आरएस की तैयारी होती है उसका यूपीएससी में बहुत फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि यूपीएससी में जनरली होते हैं वो फैक्चुअल पोर्शन इतना नहीं पढ़ते हैं। तो जब अपन कोई भी आंसर लिखते हैं उसमें जो फैक्चुअल पार्ट है वो ज़्यादा होता है, तो अपने यूपीएससी में भी नंबर अच्छे आते हैं। जैसे यूपीएससी वाले होते हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री उतना नहीं पढ़ते हैं, पर अपने आरएस में 2 महीने वर्ल्ड हिस्ट्री वो पढ़ाते हैं, तो अपने आरएस वालों की यूपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री में अच्छे नंबर आएंगे। और अभी जो आरपीएससी का जो भी पैटर्न हो रहा है ना, उसमें भी जो यूपीएससी वाली अप्रोच है, या जो थोड़ी अच्छी अप्रोच वाले सवाल है वो पूछ रहे हैं। जैसे एथिक्स यूपीएससी और आरएस में दोनों में सेम है, पॉलिटी है वो यूपीएससी आरएस में सेम है, आरएस में राजस्थान पॉलिटी एक्स्ट्रा है। जैसे यूपीएससी में जो मतलब यूपीएससी में जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थ्री है, तो जीएस थ्री में पूरी उसमें इकोनॉमी है, इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और एनवायरनमेंट है। तो जो जीएस थ्री है, तो उसमें जो वहाँ पे हैं वो सारी चीज़ें हैं वो अपने आरएस में भी हैं, बस डिजास्टर मैनेजमेंट है वो नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी अपने पॉलिटी वाला जो पोर्शन होता है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी आती है थोड़ा बहुत, कि चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया। अब उसमें जो जो यूपीएससी उसमें जो जीएस फर्स्ट है उसमें शायद हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, जीएस फर्स्ट में सोशल जस्टिस है। तो अब उसमें भी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो अपने आरएस और यूपीएससी दोनों में सेम है, बस अपने राजस्थान हिस्ट्री है वो एक्स्ट्रा है। तो अब यहाँ जो राजस्थान पढ़ते हैं तो वो राजस्थान वाली अपने प्री में भी यूजफुल है और मेंस में भी यूजफुल है, तो उसका यूपीएससी में कोई सेंस नहीं है। और जो ज्योग्राफी है वो राजस्थान ज्योग्राफी अपने एक्स्ट्रा है, वो प्री में भी है मेंस में भी है। और अपने जो यूपीएससी यूपीएससी है उसमें जो वर्ल्ड की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, जैसे टेक्टोनिक थ्योरीज है, वोल्केनो हैं, और जो अर्थक्वेक हैं, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ मेंस में भी है। जबकि अपने आरएस में ओनली जो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, जैसे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं या माउंटेन्स हैं, और जो भूकंप, ज्वालामुखी, और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और एक टॉपिक और है जीटीएस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये 4 टॉपिक दिए आरएस मेंस में। तो पर यूपीएससी में जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो पूरी अलग से है, और मेंस में क्वेश्चन है वो यूपीएससी में वहाँ से आते हैं। तो दोनों में फ़ायदा बहुत मिलता है। जैसे यूपीएससी वाली जो अप्रोच होती है ना, उसका अपने जो आरएस में जो एथिक्स वाला पेपर होता है, या इकोनॉमी होती है, या पॉलिटी होती है, वहाँ फ़ायदा मिलता है। और आरएस में जो अपन फैक्ट वाली चीज़ें पढ़ते हैं उनका यूपीएससी में प्रीलिम्स में फ़ायदा मिलता है। और भी मिलता है अपने जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो यदि मान लो किसी की हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आरएस में भी फ़ायदा है, और यूपीएससी में भी है। अब किसी की हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है तो वहाँ पे उनके जीएस जो निबंध वाला जो पेपर होता है उसमें हिंदी लिटरेचर है, उससे फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर भी हिंदी है, 120 नंबर की आती है। तो आराम से जब इस टाइम है ना, आराम से दोनों इंटीग्रेटेड तैयारी आराम से पॉसिबल है। सबसे पहले तो जो राजस्थान वाला पोर्शन है ना, अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले जो राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, और राजस्थान पॉलिटी और इकोनॉमिक सर्वे, इनको शुरुआत में ही अच्छे से पढ़ लो। इनसे आपके है ना प्रीलिम्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। जो प्रीलिम्स वाला होता है ना राजस्थान में आरएस प्री, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती।
उसके बाद में सेकंड जो प्रेफरेंस है उसमें जो दोनों में कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये दोनों में कॉमन है। आरएसओ चाहिए यूपीएससी हो, दोनों में, तो इनको बाद में पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पे जैसे अब आरएस में मैथ और रीजनिंग आती है, वैसे यूपीएससी में सी सेट वाला पेपर होता है। तो जो सी सेट वाला है उसमें मैथ रीजनिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन है वो आता है, तो वो साथ में हो जाएगी। इधर वाला जो आरएस प्री वाला है वो फायदा हो जाएगा। साथ ही में जो उसके बाद में आरएस में जो स्पेसिफिक जो छोटी वाली सब्जेक्ट है ना, जैसे लॉ है, बिहेवियर है, मैनेजमेंट है, ऑडिट है, सोशियोलॉजी है। अब जैसे यहाँ जो सोशियोलॉजी है और यूपीएससी में जो सोशल जस्टिस और जो सोशल जस्टिस और एक और है, सेम ही है, मतलब गवर्नेंस वाली जो गवर्नेंस, जैसे गवर्नेंस वाला पोर्शन है वो इधर अपने जो आरएस में जो एथिक्स वाला है उनसे जुड़ता है। तो सिलेबस है वो 70% सेम है, उसमें बस ऑप्शनल है। अब आरएस में भी हो सकता है कि मतलब 4-5 साल में आरएस में भी हो सकता है कि ऑप्शनल है वो स्टार्ट कर दे और ये 2-5 नंबर वाले सवाल है ये हटा भी दें। जैसे यूपी पीसीएस होता है या जो बीपीएससी होता है बिहार में, वहाँ पे और जो यूपीएससी का पैटर्न है वो एकदम सेम सेम है, है। सेम। उसमें 250 वर्ड वाले सवाल आते हैं और ऑप्शनल है उनमें भी है, तो आराम से पॉसिबल है। मैंने तो पहले आरएस की तैयारी करी थी, उसके बाद में वो एसआई में हो गया था, उसके बाद में फिर मैंने यूपीएससी वाली तैयारी स्टार्ट करी थी। और ये तो इंटीग्रेटेड बैच है ना, तो सबके ऑप्शनल सब्जेक्ट तो लेनी ही है। तो जिस सब्जेक्ट में आपकी जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो वही आपका बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, जिस तो ज़रूरत है। अब कुछ ऐसे हैं जिनके पास में उन तो ज़रूरत ही नहीं है, वो बस ओनली आरएस की तैयारी करना चाहते हैं। पर जैसे अपने पास में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसी में आप एमए कर लो, और फिर जब उसमें एमए हो जाती है तो उस सब्जेक्ट से अपना नेट जेआरएफ भी आसानी से हो जाता है। तो जैसे मान लो कि अपन भर्ती नहीं आती है या अपना सिलेक्शन नहीं होता, तो उधर जेआरएफ में अपने को वो स्कॉलरशिप भी मिलती है, जेआरएफ मिलती है, फिर एसआरएफ भी मिलती है। तो 40-40 हज़ार रुपये वो मिलते हैं 3-4 साल तक, तो अपना खर्चा आराम से चल सकता है। मैथ किस किस की वीक है? मैथ आरएस की कौन कौन कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं, लोरिया। तो मैथ से डरना नहीं है ना। प्रीलिम्स, आरएस प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, यूपीएससी में तो बहुत जरूरी है सी सेट। मैथ वालों से भी नहीं होता है, तो सी सेट के लिए मैथ चाहिए। आरएस प्रीलिम्स के लिए जिसको मैथ नहीं आती है सीख ले, और जिसका मेरा जैसा सिस्टम है जिसको मैथ समझ में नहीं आती, तो डरना नहीं है, बिना मैथ के प्रीलिम्स हो जाते हैं। मेरे 3 प्रीलिम्स हो चुके हैं, सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। बशर्ते आपको जीके बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम भी डरते थे जब यार मैथ का क्लास लगती थी, तो परेशान हो जाते थे यार क्या चल रहा है। और होंगे मेरी बरादरी के बहुत लोग जिनको मैथ समझ में नहीं आती ना। आ, तो कोई नहीं, जीके मजबूत करना, पहले तो सीखने की कोशिश करो। सीख लो तो अच्छी बात है मैथ, नहीं तो जीके इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग तो हो ही जाती है सबसे, 2-5 क्वेश्चन तो 10 में से सबके हो ही जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना पहले मैथ सीख लो, और मैथ नहीं हो पा रही है तो जीके इतना मजबूत कर लो कि वो जो 10 क्वेश्चन वहां के है ना उनको उधर कंपनसेट कर लो। क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट की मैथ वीक होती ही होती है, और बचपन से ऐसा फोबिया घुस दिया जाता है कि मैथ वीक है। और भी कुछ? अभी आप सिर्फ नोट्स पढ़ो, बाकी और चीज पढ़ने की भी जरूरत है नहीं, है ना। नोट्स ही मोर देन सफिशियंट है। ये पूछ रहे हैं कि स्मार्ट स्टडी है वो कैसे करें, तो स्मार्ट स्टडी कुछ भी नहीं होती, हार्ड वर्क है वो ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब जैसे मैंने दोनों बार जब मेंस लिखा था तब मैंने अलग अलग नोट्स से वो बना लिए थे, मतलब शॉर्ट नोट से, दूसरी बार भी मैंने नए बनाए थे। तो स्मार्ट स्टडी में बस इतना ही है कि जैसे एक जगह आपने जो चीज़ पढ़ी है, जैसे आपने एथिक्स में कोई चीज़ पढ़ी है, वही सेम आप पॉलिटी में यूज कर रहे हो या पबेड में यूज कर रहे हो, या जो आपने हिंदी निबंध में जो चीज़ पढ़ी है वो आप पॉलिटी में यूज कर रहे हो। तो ऐसे अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी है वो अपनी अप्रोच होनी चाहिए। बाकी स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे बढ़िया है जो अपने सिलेबस है वो सामने होना चाहिए। सबसे पहले तो वो सिलेबस याद होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए ये चीज़ प्रीलिम्स में है, ये चीज़ मेंस में है। जब न्यूज़पेपर भी पढ़ो तो जो चीज़ें फालतू की चीज़ें होती है, जैसे इस तरह या मर्डर हो गया या जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, उनका कोई सेंस नहीं है। जो अपने सिलेबस में जो चीज़ें हैं, आईआर वाली है या जो इकोनॉमी वाली चीज़ें वही पढ़नी है। और तो स्मार्ट स्टडी में अपने पास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अपनी टेबल पे होने चाहिए, उससे अपने ये पता लगता है कौन सी चीज़ें पढ़नी नहीं है।
और ये भी पता चलता है कि मतलब क्वेश्चन है उनका पैटर्न क्या है, किस प्रकार से हैं वो सवाल आते हैं। कितने मंथ हो गए इस बैच को? 4। क्या क्या हो गया आपका? राजस्थान हमारी भी शुरुआत इसी से हुई थी। लक्षिता ये मैम और राजवीर सर है ना? ये पूछ रहे हैं सर, हिंदी मीडियम वालों के लिए आईएएस में ज़्यादा स्कोप है या आरएस में? मतलब ऐसा नहीं है, दोनों में ही है। अब यूपीएससी में तो मेरा हुआ नहीं है, मैंने अभी प्रीलिम्स भी नहीं दिया, अब वाला दूंगा मैं। तो मैं यूपीएससी के लिए अब कैसे बताऊं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ऐसा यदि आरएस में है हिंदी मीडियम वाला तो एज सच उतना नुकसान नहीं होता। यदि राजस्थान में है, जो इंटरव्यू में भी होते हैं तो हिंदी में सवाल पूछते हैं, और फिर जो कंटेंट होता है वो अपना पूरा हिंदी मीडियम में आरएस में इजीली मिल जाता है। और आरएस में फिर हिंदी है वो 120 नंबर की आती है, तो उसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नंबर लाना आसान हो जाता वो बराबर हो जाता है, मतलब आरएस में बैलेंस आउट हो जाता है। पर जो यूपीएससी है उसमें पहले बात तो हिंदी मीडियम में उतना कंटेंट अच्छा नहीं है, है। टेंट की प्रॉब्लम है ज़्यादा। वो प्रॉब्लम है। फिर क्या, हिंदी हिंदी में लिखने में और इंग्लिश में लिखने में हिंदी में थोड़ी स्पीड कम होती है, ऊपर मात्रा भी है वो लगानी पड़ती है, तो स्पीड वाला भी होता है। और तीसरी चीज़ है कि इंग्लिश में थोड़ा सा डायग्राम वगैरह या प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा मतलब अपन ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये तीनों चीज़ें हैं, इनके बावजूद भी बहुत जने वो सेलेक्ट होते हैं हिंदी मीडियम में। जो रवि सियाद हैं वो भी सेलेक्ट हुए हैं, तो उनकी 18वीं रैंक है। तो पर ज़्यादा चांस है, जैसा यदि आप दोनों की तैयारी आप इंटीग्रेटेड रूप से कर रहे हो तो साथ में ही हो, करते रहो। हो गई क्या ख़त्म? हम्म। नोट्स के साथ पीवाईक्यू के सोर्सेस है वो बताओ। पीवाईक्यू के लिए जो स्प्रिंग बोर्ड की है उनकी भी है, मेंस की भी है और प्री की भी है, जो भी आरएस में सवाल आए हुए हैं। इसके अलावा जो दिशा पब्लिकेशन है ना, उनकी आती है राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की, और ज्योग्राफी की भी आती है और पॉलिटी की भी आती है। तो प्रीलिम्स के लिए तो वही बहुत है। बाकी मेंस के लिए है ना, अब जो भी टॉपर्स हैं या जो भी उनके जो भी जो ओल्ड जो भी कॉपीज है ना, यहाँ स्प्रिंग बोर्ड की ऐप पे भी मिल जाएगी आपको, तो उनसे आपको है ना एक आइडिया लगेगा कि आंसर लिखना कैसे है। और आंसर राइटिंग में ऐसा है, मतलब कोई भी है वो इंसान एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। मैं अपने जैसे शुरुआत वाले जब आंसर लिखता था ना स्प्रिंग बोर्ड में, तो जो नोट्स में होता था वही उतार देता था पूरा ही। मतलब उनको छोटा करना या मतलब जैसे कोई सवाल है वो 10 नंबर में पूछा है तो जो चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए वो भी लिख रहे हैं, तो वो शुरुआत में सबके साथ में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है अपने तो आंसर राइटिंग करनी नहीं है, चाहे कितना भी अपन खराब लिखे फिर भी अपने तो डेली आंसर राइटिंग मतलब जो भी क्लास में जो भी बताई वो तो नोट्स में मतलब जैसे टेस्ट होता है ना क्लास में, तो उस क्लास टेस्ट में साथ साथ में इम्प्रूवमेंट है वो होता है। बाकी आंसर राइटिंग के लिए अभी ये सर है वो कॉपीज है वो अपलोड कर दी, तो मैं इसमें आंसर राइटिंग आइडियल है वो कैसी होनी चाहिए वो मैं अपलोड कर दूँ या अभी बता देंगे आपको। ये बोल रहे हैं आप तनिष्क कटारिया उनकी तरह लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस इस साइड में उनके भी तिल है मेरे भी तिल है, बस इतना ही सिमिलरिटी है बस। बाकी उनकी यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आई थी, उनको देखकर मैंने भी सोचा था कि अपने तो मैथ ऑप्शनल लेनी चाहिए यूपीएससी में, पर फिर मैथ का सिलेबस देखा तो फिर हिंदी साहित्य ही ले ली। सर आपका आरएस में चयन हो गया है, मिठाई कब खिला रहे हो? जल्दी खिलाएंगे। हाँ, इन्होंने पूछा है आपकी पीसीएम होते हुए भी आपने यूपीएससी में हिंदी साहित्य ऑप्शनल है वो क्यों रखा, मैथ ऑप्शनल क्यों नहीं है? पहली बात तो जैसे मैथ्स है उसमें, अब मैंने तो पीसीएम है वो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने रेगुलर करी है, मैंने तो मतलब साथ में स्प्रिंग बोर्ड में था। तो अब जैसे आप ट्वेल्थ के बाद में हो तो आप मैथ तो पढ़ ही नहीं रहे ना, आप तो ये सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो। और फिर अब जो मैथ का जो लेवल है ना वहाँ पे वो है एमएससी या एमटेक लेवल वाला, तो वो लेवल भी बहुत ज़्यादा है। और फिर उसमें नॉन वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें फिर टाइम अलग से अपने को ज़्यादा चाहिए होता है। और जो ये ह्यूमैनिटीज़ वाली सब्जेक्ट है जैसे हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य का निबंध में भी फायदा होता है अपने को बहुत मतलब अलग से कुछ नहीं करना, साथ साथ में हो जाता है। फिर हिंदी साहित्य में गाइडेंस भी अच्छा उपलब्ध है, विकास द्विवेदी सर हैं उनके वीडियोस मिल जाते हैं। बाकी मेरी मैथ्स अच्छी थी, मेरे 10th में 100 है, 12th में भी 100 है।
पर इसमें 10th और 12th में लाना, आईआईटी में लाना, उससे बहुत अच्छा लेवल है वो यूपीएससी में होता है मैथ्स में, तो वहाँ एमएससी लेवल की मैथ आती है। हाँ भाई, पार्टी होगी, सबने 3-4 लोगों ने लिख दिया सर पार्टी पार्टी, तो पार्टी होगी, जल्दी होगी, है ना, भंडारा होगा, है ना। हाँ, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, जिसलियन, माजिद हुसैन, बिल्कुल पढ़ो, पर पहले एक बार नोट्स पढ़ लो ना, अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हिस्ट्री है क्या, है ना, ज्योग्राफी क्या है, तो पहले बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए, तो अब सीधा आप स्पेक्ट्रम उठाओगे, आपको और समझ में हिस्ट्री नहीं में आएगी। मतलब, हाँ हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम, यदि नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना भी है ना, तो आप विपिन चंद्रा की जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री वाली, वो पढ़ो, वो नोवेल फॉर्मेट में है। स्पेक्ट्रम में तो क्या फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा है, जो विपिन चंद्रा वाली है ना उसमें नोवेल फॉर्मेट में है। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो है, वो भी आप पढ़ लो, वो ऐसी है मतलब स्टोरी फॉर्मेट में है, तो आपको है ना टाइमलाइन समझ में आ जाएगी। आप जब भी फ्री टाइम मिलता है तो आप वो इंटरेस्ट के लेवल पर आप पढ़ सकते हो। सर एनसीईआरटी छोड़ दें या पढ़ें? छोड़ो क्यों यार, अभी तो टाइम है, आराम से पढ़ो, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी का कोई चैप्टर हो गया, तो आप 11th क्लास की शायद फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, उसका एक चैप्टर साथ साथ पढ़ लो, तो छोड़नी नहीं है। एनसीईआरटी तो रामबाण है आरएस और यूपीएससी के लिए, ठीक है। यूपीएससी के लिए वो, यूपीएससी में जैसे एनसीईआरटी है ना उसमें ओल्ड एनसीईआरटी भी है, न्यू एनसीईआरटी भी है। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी में जैसे एंशियंट में आर एस शर्मा है वो चलती थी, मिडाइवल में सतीश चंद्र है वो थी, और जो अभी ओल्ड एनसीईआरटी में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें विपिन चंद्र है वो थी। पर अभी जो जैसे नई वाली एनसीईआरटी आई है उसमें उतनी फैक्चुअल चीजें नहीं है, पर उसमें कंसेप्ट है वो दे रखे हैं, बीच बीच में डायग्राम है वो बना रखे हैं। तो यूपीएससी की जो भी कर रहा है तो उसमें जो भी मतलब फ्री टाइम है तो आप वो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो आराम से। पर उतना फायदा भी होता नहीं है, मतलब होता क्या है एनसीईआरटीज में जो चीजें होती है वो तो चीज नॉर्मली नोट्स में मतलब वो इंक्लूड कर लेती है। कौन सी एनसीईआरटी है वो पढ़नी ही चाहिए उसमें, स्पेशली जो ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है ना 11th वाली, फिजिकल ज्योग्राफी वाली। पर वो अपन डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते, जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वो, उसकी लैंग्वेज भी इतनी ज़्यादा टफ है, समझ में भी नहीं आती। उसका 2 पेज पढ़ने में अपने को एक दिन लग जाता है, मतलब इतनी उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। तो यदि आप पढ़ रहे हो वो फिजिकल ज्योग्राफी वाली, तो सर जब नोट्स पढ़ा दें फिजिकल ज्योग्राफी वाली उसके बाद में आप पढ़ लो। सर मतलब फोर्थ ग्रेड, पहले वो नहीं पढ़नी है। और जब पढ़ रहे हो तो इंग्लिश वाली जो पीडीएफ होती है ना फिजिकल ज्योग्राफी की, जो ज्योग्राफी की इंग्लिश वाली पीडीएफ, वो भी आप साथ में रखो, क्योंकि उसमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं ना हिंदी के, ज्योग्राफी मेन तो सब्जेक्ट है, जो लिखी गई है वो तो इंग्लिश में लिखी गई है, हिंदी वालों ने तो ट्रांसलेशन किया है, तो उसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो इतने डिफिकल्ट होते हैं तो फिर समझ में ही नहीं आते। तो इंग्लिश वाला है वो आपके साथ में होना चाहिए। और आप यूपीएससी की कर रहे हो तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको सभी सब्जेक्ट की आनी चाहिए, इकोनॉमी हो चाहे पॉलिटी हो चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो। तो आप जो हिंदी मीडियम से भी हैं उनकी भी इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी प्रीलिम्स वाला पेपर है उसमें यदि आपकी इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी अच्छी नहीं है तो बहुत बार हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि अपने समझ में भी नहीं आता। सर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कैसे करें? पहले तो घर पे झाड़ू पोछा लगाएं ठीक है ना। यार आरएस की तैयारी करो क्या यार, पर इसको बोर तो नहीं हुए? हाँ, बोर तो नहीं हुए? क्यों? आपने कौन सी एनसीईआरटी पढ़ी, बिपिन चंद्रा की पढ़ी या राजस्थान बोर्ड? यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो राजस्थान बोर्ड में भी वही चलती है जो एनसीईआरटी है। अब राजस्थान बोर्ड में अलग से जो पहले चलती थी ना वो अब नहीं चलती। हिस्ट्री में है ना जो पहले राजस्थान बोर्ड की अलग चलती थी उसमें राजस्थान वाला पोर्शन होता था, अब वो जो एनसीईआरटी वाली है वही वही इसमें चल रही है वही राजस्थान चलती है। बोर्ड में। हाँ, उनमें जो 9th 10th है ना, 9th 10th में वो जो राजस्थान वाला पोर्शन है उसकी अलग से 2 बुक है वो चलती है। बाकी जो इंडिया हिस्ट्री वाला है उसमें पहले क्या होता था, जो इंडिया हिस्ट्री की जो होती थी ना उसमें ही राजस्थान वाला पोर्शन होता था, अलग होती थी। पर अब एनसीईआरटी और आरबीएससी अभी जो चल रही है वो सेम ही है। और बिपिन चंद्रा तो पढ़ ही लेनी चाहिए, बिपिन चंद्रा बहुत मतलब स्टोरी फॉर्मेट में है, जैसे कोई नॉर्मल अपन प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ते हैं उस टाइप में लिखी हुई है उसमें, मतलब फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से 2-3 दिन में 4-5 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं।
और ये पूछ रहे हैं साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सी होनी चाहिए। अब आप मेरे से यूपीएससी के इतने सवाल पूछ रहे हो, मैं खुद उसके अभी लिए हम उतना कॉम्पिटेंट हूँ नहीं। नहीं, वो वैसे तो ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए ऑप्शनल जो इजी हो, जैसे ज़्यादा अपडेटेशन ना हो। जैसे हिंदी लिटरेचर है, इजी नहीं है पर उसमें एक लिमिट है कि उसमें अपडेट होता नहीं है इतना ना। हिंदी लिटरेचर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी छोटा है। जब बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे PSIR है, इसमें अपडेट होता ही है, ठीक है ना, PS पॉलिटिकल साइंस वाले में। तो आप अपने पहले देख लो, GS कंप्लीट करने के बाद आप ऑप्शनल लेना, क्योंकि अभी आपकी उम्र है तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है ना। तो उस हिसाब से पहले GS में अगर आपको इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट की ओर झुकाव हो तो वो ज़्यादा प्रेफर करना। बात ये है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लेनी चाहिए जिसमें नंबर ज़्यादा आते हैं और उसमें अपना भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अपना इंटरेस्ट है, जैसे बहुत ऐसे होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं और ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लेते हैं, फिर उनके नंबर आते हैं ऑप्शनल में 200 या 220 225 मैक्सिमम उतने नंबर आते हैं। तो हिंदी मीडियम में जो सबसे अच्छे ऑप्शनल अभी चल रहे हैं उनमें PSIR है, हिस्ट्री है और हिंदी साहित्य है। बाकी कोई भी लिटरेचर है, जैसे जो भी 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उनका जो भी साहित्य है, यही हिंदी साहित्य मतलब यही हिंदी मीडियम में चल रहे हैं ऑप्शनल। बाकी इंग्लिश मीडियम से तो सभी ठीक हैं, उसमें जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जैसे सोशियोलॉजी भी है, इंग्लिश मीडियम से ज्योग्राफी भी ठीक है, इंग्लिश मीडियम से एंथ्रोपोलॉजी है वो भी सही है। चलो, तुमको और एक बात, सर का एक हुनर तुमको पता नहीं है। सर की हॉबी है उर्दू, गजल, शायरी। तो सर शायरी 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 सुनो सर अरे से। नहीं सुनाइए सर। दुष्यंत कुमार है, उनकी एक गजल है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, रहा जहां मैं भूल जाता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है रोशनी में जब मैं आता हूँ। हम क्या है, रूममेट है तो खाना खाते हैं या कभी भी भाई एवरी टाइम दिन में 5-7 शायरी सुनाता है। तो तुमको भी कम से कम 5-7 तो सुननी होगी, तुम जिद कर लेना, ठीक है ना। फीस तो नहीं। हाँ, PDF मतलब हिंदी के मेरे प्रिय कवि हैं अज्ञेयी, तो उनकी एक रचना है तल की बाजरे की। तो मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि जो भी जैसे मतलब हिंदी साहित्य में इतने जो प्रेयसी होती है उसके लिए उपमान है वो इतने यूज हो चुके हैं। जैसे सभी लोग हैं वो अपनी प्रेमिका तो बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा लग रहा है। तो अब वो इतना ज्यादा यूज हो गया है, तो जो अज्ञेय होते हैं उनकी वो जो रचना है उसमें वो बोलते हैं कि अब इमोशन तो जो ह्यूमन है उनके सबके सेम ही है, तो बात वही बोलनी है, पर जो उपमान यूज कर रहे हैं वो उनको नहीं करने हैं। तो वो बोलते हैं कि यदि मैं तुम्हें ललाते सांझ के नब की अकेली तारीताब नहीं देता तो नहीं थी मेरा दिल मेला या मेरा हृदय उथला है। ये सारे उपमान मेले होते हैं, देवता इन प्रतीतोते करते हैं तूच। तो मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो भी जो पुराने उपमान है वो मैं इसीलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूज है हो चुके हैं। बाकी ये तो सस्ती शायरी है, वो मतलब ये थोड़ी अच्छी है तो ऐसी शायरी नहीं, लिटरेचर का स्टूडेंट है तो लिटरेचर वाली सुनाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे मुशायरे वाले नहीं है मेरे ये पास में। वाली नहीं है इसके पास। सर, PUBG फ्री फायर खेलने चाहिए या नहीं? ब्रेन डेवलप करते हैं। मेरा मानना है नहीं खेलने चाहिए। आउटडोर गेम्स बेटर है ना। फिजिकली भी आप सही रहते हो, मेंटली आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए ना। तो ये छोड़ ही दो। वैसे भी शायद ये बैन है शायद फ्री फायर वगैरह, तो मेरे ऐसा। हाँ, PUBG बैन है, मतलब जो भी है। नहीं तो अगर आपको माइंड, चेस खेल लो ना। मतलब आप आउटडोर गेम्स खेलो, चलो इंडोर हो गया चेस तो फिजिकली सही रहोगे। RS में NCERT का क्या महत्व है? कौन सी क्लास की पढ़नी चाहिए? NCERT का तो महत्व ही महत्व है, पर क्या है कि रिपीटेशन होगा। आपने जो नोट्स है ना कोचिंग के, उनमें क्या है, NCERT या और जो भी सोर्सेज हैं उनको उनका जिस्ट है, उनको पढ़ो पहले, फिर उसके बाद आप NCERT देख सकते हो 9 से 12 तक की ना। वो भी कुछ सब्जेक्ट की, ऐसा नहीं सारी सब्जेक्ट। तो ये आप पहले नोट्स पढ़ो, NCERT के पीछे मत भागो, अभी नोट्स पढ़ो। और इधर से कोई भी सवाल।
नॉवेल्स जैसे मैं तो जो यूपीएससी में ऑप्शनल में जो भी लगे हुए थे नॉवेल्स, सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस है वही पढ़ना जरूरी है। जैसे उसमें गोदान है वो लगा हुआ है, दिव्या है, और हाँ, और जो फणीश्वर नाथ रेणु है उनका मेला अचल है, यशपाल है उनका दिव्या उपन्यास है, और जो यूपीएससी में एक दुनिया समानांतर है वो चलती है, और जो प्रेम मंजूषा प्रेमचंद जी की है वो चलती है। तो सबसे पहले तो यही पढ़ लो, सिलेबस में भी है। जो भी हिंदी साहित्य लेना चाहिए उसके सिलेबस में भी है, और यदि तो इंटरेस्ट है उस लिए पढ़ना चाहिए तो मतलब यदि तो उर्दू शायरी पढ़ना चाहिए तो रेत्ता नाम से एक वेबसाइट आती है, उसमें आप जो भी सर्च करोगे वो मिल जाएगा, और उसमें जो भी आप अर्थ समझ में भी नहीं आता वो अर्थ आप मतलब उस पर टेप करते ही वो हो जाता है। और नॉवेल्स पढ़ने हो तो उसमें प्रेमचंद जी का नॉवल है, गबन नॉवल है, और शेखर एक जीवनी है, एक नाटक या आषाढ़ एक दिन है वो है, और भी है, चित्रलेखा भी है, और वैशाली की नजर वधु है। RAS रिचपाल गोदरा चैनल का नाम है ना, मैं भी लिख देंगे हम, तो वो उस पे काफी सारी चीजें आपने जो पूछा है जिसने भी हाँ मतलब जिस तो सोर्स जैसे वगैरह। स्प्रिंग बोर्ड की चीज़ें आप पढ़ ही रहे हो, पर किसी तो जैसे स्पेशल जैसे आंसर कैसे लिखने चाहिए, मतलब जो अलग से किसी का इंटरेस्ट हो, जो थोड़ा और सीरियस हो, तो ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वो मिल जाएगी। बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है, आंसर राइटिंग का फर्क बहुत पड़ता है। इवन मैं आपको बताऊं, ये इंटेलिजेंसी का गेम है ही नहीं। सिविल सर्विस कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप कैसे लिखते हो, मेंस में आपका प्रेजेंटेशन क्या है वो मैटर करता है, तो आंसर राइटिंग ही है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अब से करो, खूब टाइम है। पर अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आंसर राइटिंग है इनकी। अभी आप आंसर देखना, आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने घर बैठ के आंसर लिखे हैं, है ना। अब इनको देखना, आपको तब पता लगेगा। मतलब इसमें क्या ये है ना, टॉपिक चेतनी थी हुई है ना, क्योंकि होता क्या था कि जैसे हम स्प्रिंग बोर्ड में टेस्ट देते थे, तो जब टेस्ट पूरा हो जाता था उस समय हम फ़ोन में फ़ोटो ले लेते थे, पीडीएफ बना लेते थे, फिर मैं इसको भेज देता था, ये देख लेता था, तो वीकनेस है तो फिर ये मुझे अपनी भेज देता था। पर स्प्रिंग बोर्ड की तो भी चेक होने में 5-6 दिन लग जाते थे। मैंने तो इसीलिए, क्योंकि मेरे जो खूब जने साथ में जुड़े हुए थे मैं उनको भेजता था, या जो मेरा भाई है वो भी मेरे साथ में तैयारी कर रहा था तो उसको बताने के लिए, तो मैंने उस टाइम कुछ पीडीएफ है वो, अभी 7-8-10 टेस्ट है उनकी पीडीएफ है वो सेव की हुई है तो। सर शेर शायरी सुनाओ। सेड तो यही है, जिस अफसाने को अंजाम तक पहुंचाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। समझ में नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तुम याद करते जॉन जॉन एलिया है उनकी एक शायरी है, जिंदगी की दास्तान खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। मोहब्बत पे जैसे खुश हुए हो ना, ऐसे RS मेंस पे भी खुश होना है, इंटर पे भी खुश होना है ना। आवाज आ गई मोहब्बत पे तो सबकी। जिस तो सैड शायरी सुनना है तो जॉन एलिया है उनकी शायरी आप सुने, उनके पास में पूरा समुंदर है। गालिब दिवस में तो नहीं है गालिब। वैसे कहते हैं जमाने में और भी है सुतनवर बहुत, पर गालिब का अंदाजे बयां कुछ और है। समझ में आ रही? इनको सीधी सीधी चाहिए है ना। वो है नहीं सिलेबस में। मतलब सुसनवीर का मतलब होता है जो राइटर होता है, जमाने में और भी लिखने वाले हैं, पर जो अंदाजे बयां जो गालिब के पास में है वो और किसी के पास में नहीं है। और क्वेश्चंस कुछ हैं और आपके क्वेश्चन? और यदि आपको शायर पढ़ने हो तो उनकी बुक से वो भी आती है, आराम से मिल जाती है, चलिए समझेंगे। सबकी अलग अलग मिल जाती है। हिंदी साहित्य ऑप्शनल यदि आप पढ़ना चाहते हो उसके लिए 3 साल बाद तक 90% ऑप्शनल है वो तैयार हो जाए। अब हिंदी साहित्य में क्या यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और जो सेकंड पेपर है उसमें अलग अलग टेक्स्ट है वो लगे हुए हैं, जैसे नॉवेल्स है वो लगे हुए हैं, कुछ कहानी है दो, मतलब कहानी संग्रह हैं वो लगे हुए हैं, जैसे एक दुनिया समानांतर और प्रेम मंजूषा। इसके अलावा 3 नाटक लगे हुए हैं, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त और भारत दुर्दशा। साथ ही में निबंध है वो भी लगा हुआ है, जैसे रामचंद्र शुक्ल है उनका चिंतामणि है और निबंध निलय है।
तो उसमें कुछ निबंध है वो, अब इनसे क्या, ये तो जो तथ्य वाला पोर्शन है वो, इनसे इनको अपने तो पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनसे व्याख्या है वो पूछते हैं, तो वो पहचानना जरूरी है। और फिर जो पद्य वाला पोर्शन है उसमें कुछ पोइम्स है वो लगी हुई है, जैसे राम की सत्य पूजा है, ब्रह्म राक्षस है, और जो दिनकर की कुरुक्षेत्र है वो भी लगी हुई है, और जो जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी भारत भारती है ये भी लगी हुई है। तो ये भी अपने को पूरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स अभी तो आप पूरा एक बार सिलेबस है वो एक बार पूरा पढ़ लो, जब नोट्स पूरे अच्छे से याद हो जाएं, सब चीज़ें कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में जब जब आपको मेंस देना हो, तो जो प्री वाला टाइम होता है ना, जब 6-7 महीने मिलते हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम वही होता है नोट्स बनाने का। क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट है ना ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, एथिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटी, आईआर, पबेड। तो क्या पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप समझ पाओगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, जल्दी हो पाएंगे। तो अभी आपका शुरुआत है, तो अभी शॉर्ट नोट्स की ओर ना जाए। अभी ज़रूरत भी नहीं है, अब पहले चीज़ें पूरी याद होनी चाहिए, उसके बाद में शॉर्ट नोट से वो बनते हैं। बैक बाकी जो मेरा बेंचर्स। जो जो टेलीग्राम चैनल बना रखा है उसमें मैं सारे अपलोड कर दूंगा, यदि किसी को देखने हो तो वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। चारों पेपर है उनमें हर सब्जेक्ट के बना रखे हैं, बैक और बेंचर्स नहीं एक बोलेंगे बार भी क्या? नहीं, दो दो बार बना रखे हैं। बैक बेंचर्स नहीं बोलते क्या? हम्म। हम तो क्लास में पीछे, मैं तो इसलिए पीछे बैठता था कि कुछ ना कुछ बोलते थे हमें ना। बैक बेंचर्स। चलो, आपके कोई और क्वेश्चन हो तो पूछो जल्दी, फिर ये कॉपी समझाएंगे। बोर मत हो यार, पूछो, आपके क्वेश्चन पूछो, रिचपाल सर बहुत हाँ, अच्छे से किसी भी समझाते हैं। सब्जेक्ट में आप आराम से कुछ पूछ भी, सकते हो आप कुछ। आप अभी छोटे हो, हमारे छोटे भाई बहन हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम्स पूछो। RS रिचपाल गोदारा, अभी लिख देंगे यहाँ पे ना, लिख या फिर देंगे। लिख दें। आर अभी मैं एस लिख RS रिचपाल लिख गोदारा देंगे, नाम हम से है। लिख देंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया था। कैसे? जीके बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ी थी मेरी जीके। मैंने ज़्यादा टाइम, तो जो मैथ को जो टाइम देना था मैंने वो जीके पे टाइम दिया, तो इसलिए मैथ की ज़रूरत पड़ी नहीं। पर तुम ऐसा मत करना, मैं तुमको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि डर रहता है। मेरे को खुद को डर था जब मैं कोचिंग कर रहा था कि मुझे मैथ आती नहीं है, मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स कैसे होगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये डर होगा यार मैथ का, है ना। तो पहली बात तो कोशिश करना आ जाए, नहीं आए तो हो जाता है, भाई मेरा हुआ है तो तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम सब तो इंटेलिजेंट हो मुझसे, तो हो जाएगा आराम से ना। और कोई प्रश्न हो तो फिर ये जो भी आंसर राइटिंग है वो बता दे। क्वेश्चन। ना इस BSc कर रहे हो या BA? BA, हाँ तो वो तो एक ही उसमें मतलब उस टाइम एब्सेंट, मतलब उस टाइम एग्जाम दे दो, अलग से पढ़ना कुछ भी नहीं है BA में। मैं खुद BSc है वो साथ में ही कर रहा था, कोचिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर रहा था, और BSc वो साथ में चल रही थी। तो 14 महीने की कोचिंग है, उसमें 2 साल लगे थे मुझे। वो जो भी छूट जाता था वो दूसरे बैच में ले सकते हैं। यहाँ आपके साइड ऑनलाइन वाली फैसिलिटी थोड़ी है, देते है हैं ना ना, आप हाँ तो वो कर लो तो यार। जो छूट जाए वो ऑनलाइन पढ़ लिया करो। एक कॉलेज की जो एक्टिविटीज है ना, जैसे एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, इनमें भी पार्टिसिपेट करा करो, आपके पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में काफी हेल्पफुल और रहते हैं। तो इनको आप, इनमें ना अगर आप हो इंटरेस्ट है तो करा करो ना। और यदि आके मंच पे बोलने का जहाँ भी मौका मिलता है तो मंच पे ज़रूर बोलना चाहिए। अपने इंटरव्यू में भी फ़ायदा होता है, और अपन जो भी नहीं बोलते हैं उनसे आगे ही रहते हैं हमेशा, इंटरव्यू में भी फ़ायदा होता है। फिर आप सिविल सर्वेंट बन भी जाओगे तो भी पब्लिक तो एड्रेस करना ही है। चिट्ठियाँ खत्म हो गई आपकी अब? हाँ, तो बोर हो रहे हो तुम लोग यार फिर। हो गई। ज़्यादा ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा है, बोलो तो मैं नहीं बताऊँ ये, मतलब ऐसे होना समझ में आ जाएगा। खुशनुमा माहौल रखो यार, ऐसे बोरियत मत फील करो, हमें अजीब ये लग रहा है तुम। जो UPSC में हैंड राइटिंग की इम्पोर्टेंस, अब हैंड राइटिंग की तो मतलब इम्पोर्टेंस तो होती ही है, मतलब अच्छी है तो बढ़िया ही बात है, उसमें तो नुकसान तो है नहीं, मतलब फायदा ही नुकसान मिलता है, पर फायदा नहीं। ओनली हैंड राइटिंग से कुछ भी नहीं होता। मतलब सिर्फ शक्ल अच्छी होने से भी कुछ नहीं होता, सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। तो वही बात है कि हैंड राइटिंग से कुछ भी नहीं होता, उसमें कंटेंट में भी दम होना चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन में बेस्ट, जैसे मैंने RS वाली पूरी ऑफलाइन करी थी, फिर मेरा एक लेवल हो गया था, फिर मैंने UPSC की पूरी ऑनलाइन ही ली थी क्लासेज, पूरी ऑनलाइन ली है। तो मतलब आप अभी आप पढ़ रहे हो तो आप अभी तो ऑफलाइन पढ़ लो,
तो हिंदी और मतलब आरएस और यूपीएससी दोनों वाला साथ में हो जाएगा, तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो चीज़ें छूट जाती है वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, पर वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी मतलब ज़रूरत ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो अपनी आदत ही बन जाए। अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में भी नहीं आ रहे, ऑनलाइन में उतना डिसिप्लिन भी नहीं होता। तो ऑफलाइन में जैसे मान लो आप कॉलेज के एग्जाम है तो चीज़ें छूट गई, तो वो चीज़ें पढ़ सकते हो फ्री टाइम में। बुद्ध से हो कौन सी पढ़े? अच्छा ये, अच्छा अच्छा। अच्छा, यूपीएससी में हिंदी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, अच्छा ये ऑनलाइन वालों का सवाल है, ये हैंड राइटिंग नहीं है। हिंदी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है, तो हिंदी इंग्लिश में जैसे यूपीएससी में हिंदी इंग्लिश का एक कंपलसरी पेपर होता है, उसमें मिनिमम मार्क्स से वो लाने पड़ते हैं और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश भाषा अच्छी होनी चाहिए, हिंदी मीडियम है तो हिंदी भाषा इतनी होनी चाहिए कि अपन आंसर है वो थोड़ा अच्छे से लिख पाए। और ऑनलाइन ऑफलाइन में बेस्ट कौन सा है? जिनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो जयपुर में रहकर पढ़ नहीं सकते हैं। अब जैसे मेरे टाइम यदि उस टाइम ऐसा होता कि ऑनलाइन होता तो मैं कर लेता ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप पे यदि आपका डिसिप्लिन है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। पर यही यदि ऑनलाइन हर कोई नहीं पढ़ सकता, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत चाहिए। पर जो पढ़ रहे हैं जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो यहाँ आकर जयपुर में कोचिंग कर सके, इतने पैसे दे सकें, तो वो यदि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, ऑनलाइन जनरली सस्ता होता है ऑफलाइन से, तो ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हैं, फिर रूम के पैसे वो भी नहीं लगेंगे उनके। एक सवाल हो रही थी, फ्री टाइम में कौन सी बुक से वो पढ़े? वो मैंने तो जो पढ़ी थी वो मैंने बता दी आपको। सर आगे मंच पर बोलने में बहुत डर लगता है, इस डर को कैसे निकाले? आओ मंच पे आओ। डर निकलेगा, मंच पे आओ। हाँ, हमारे ये बोल रहे हैं आपके बीच में, हमारे बीच में आपके दोस्त बैठे हैं, उन्हें मंच पर बुलाकर उनका परिचय करवाएं। तो एक तो जो वाइट शर्ट वाले हैं उनका नाम राशिद है, ये हमारे रूममेट थे और सब इंस्पेक्टर में इनकी 9th रैंक है। अभी आरएस में इनका इंटरव्यू कॉल हो रहा था। आइए, पधारिए, आइए। और ये इनके राइट हैंड साइड में है, ये विजय मीणा है, इनकी भी अभी सब इंस्पेक्टर में है, चेन हो रहा था इनका। भाई ये उन्होंने खुद ने बोला है कि अभी जब आरएस बन जाएंगे तो फिर यहाँ आराम से मंच पर आएंगे, तब बार आप जो फोर्थ पेपर है वो राशिद है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर तो आपकी तैयारी के दौरान गर्लफ्रेंड थी या नहीं? हमें हमें गर्लफ्रेंड रखना रखना चाहिए तो रख लो यार। रखनी चाहिए या नहीं सर बताओ? मत रखो, मत रखो। हैं? यहाँ 12th फेल मूवी की तरह आप दोनों की जर्नी में श्रद्धा का क्या क्या महत्व था? मूवियाँ मूवी होती है ना, हकीकत से बहुत दूर होती है। पहले पढ़ो फिर देखेंगे इन चीजों को। अभी उम्र भी नहीं है, अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो अभी टाबर हो तो इतनी खैर मेच्योरिटी भी अभी नहीं होती, तो अभी तैयारी पे जितना ध्यान दे उतना बढ़िया है। जेन जी जनरेशन को ज्यादा टेंशन है इस चीज की, है हम्म, ना? और क्वेश्चंस आपके? आधी घंटा है अभी अपने पास, तो कुछ और क्वेश्चंस जो आपके हैं, क्वेरी है, बैक बेंचर्स कुछ मेरे दोस्त। आंसर राइटिंग के बारे में जो भी पूछना हाँ है तो मैं जब बीच में बताऊं तो आप आंसर राइटिंग के हाँ, बारे में कुछ भी पूछ लेना। बोलो बोलो। अरे, नहीं यार यार पर्चियाँ पहुंचाओ इनकी, पीछे वालों की पर्चियाँ पहुंचाओ। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? आवाज साफ नहीं आ रही, आप बोलो। माइक माइक एक ही क्या? अच्छा अच्छा, आगे आ जाओ। आप चिट्ठी लिख के भेज दो, सीधी सीधी, है ना? हाँ, हम भी चिट्ठी भेजते थे पीछे से, पर हमारी पहुंच जाती थी, हमारे दोस्त अच्छे थे ना आगे से।
सर नींद हम्म, बहुत आती है, तो हमारे स्लीपिंग आवर्स क्या होने चाहिए? रिचपाल बताएगा ये तो। मैं तो नहीं, मतलब मिनिमम ऐसा है कि 7 घंटे और 7 आवर वो तो लेनी ही चाहिए। हाँ, और दोपहर में बहुत जने ऐसे होते हैं जो सोते नहीं है। वो तो चिंते टाइमिंग पे डिपेंड करता है, जैसे अभी आप आ रहे हो तो फिर पॉसिबल भी नहीं है सोना। तो देखो सबसे बढ़िया है सुबह जल्दी उठ जाओ, आरएस के लिए 6 विपिन बजे से चंद्रा पहले। स्पेक्ट्रम पढ़ लो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो भी ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आरएस में हिस्ट्री अलग पूछी जाती मतलब है। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा यदि आप पढ़ते हो तो वो अच्छी बात है, अच्छी उसमें बात कोई है। नुकसान तो है नहीं, पढ़ने से तो आज तक मरा तो है नहीं थी, पढ़ने से मर गया वो हाँ तो तो नोट्स हो जितना जाए पढ़ो उसके उतना बाद, कम है। नोट्स पढ़ो। मैं बार बार कह रहा हूँ नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके बाद विपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम और जो भी अलग सोर्स है उनको पढ़ना। पहले नोट्स अक्षर से याद होने चाहिए। जो चला दी थी ना, वो पेन कहाँ है, पेन अपना। मतलब जैसे जो भी अलग अलग सब्जेक्ट होती है उनमें आंसर राइटिंग की उस सब्जेक्ट की अलग डिमांड होती है। जैसे ये जो टेस्ट पेपर है ये ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है मैप बनाना। तो जैसे इसमें इंडिया का मैप है वो बनाया हुआ है, और मैप आप जब भी बनाओ तो ये ऐसे बॉक्स में बंद होना चाहिए। और जो भी जैसे आप यहाँ पे मैंने ये साइन बना रखे हैं तो ये मेंशन होना चाहिए, ये साइन है वो क्या रिप्रेजेंट है वो धरते हैं। जैसे ये जैसे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, तो बस इसने यही पूछा है बोलीवियो अल्टी प्लेनो है, जो बोलीवियो पठार है वो कहाँ है, पर मैंने ये पूरा वर्ल्ड का छोटा सा मैप बना दिया, यहाँ बता दिया कि यहाँ बोलीवियो पठार है। इसमें मुश्किल से 10-15 सेकंड लगते हैं, पर इससे ये 2 नंबर का सवाल है तो पूरे 2 में से 2 नंबर मिल जाते हैं। जहाँ मतलब आंसर राइटिंग में ऐसा है, जहाँ जहाँ भी ऐसे स्तूप बने ना वहाँ अपने तो डायग्राम बना ही देना चाहिए, उससे नुकसान तो होना नहीं है नंबर। और आंसर भी थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है, जैसे ये 5 नंबर का सवाल है, ये तो मैं इतनी चीज़ें लिखता, फिर ये मैंने यहाँ पे वो दर्शा दी है जो इंडो ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो पूछी है। मैप की प्रैक्टिस तो आपको करनी है। मतलब आपकी मैप की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि 10 सेकंड में इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान है इनका अलग अलग मैप आप बना सको। और जैसे ये ऐसे छोटे छोटे डायग्राम है वो भी बना सकते हो आप। मतलब जैसे ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है तो वो पूछा हुआ है, तो आप डायग्राम है वो अलग से बना सकते हो। और जनरली आंसर राइटिंग में ऐसा है कि जो 2 नंबर वाले सवाल होता है उसमें जैसे अपने तो ऐसा पूछा है कि 4 मरुस्थल है उनके नाम लिखिए, तो यदि आप 4 मरुस्थल है उनके नाम लिख देते हो फिर 2 में से 2 नंबर मिलते हैं। जितना प्रश्न पूछा है उतना ही लिखना है, यदि फैक्चुअल प्रश्न है तो। जैसे किसी जो जैसे पहले आरएस में पूछा था जो सहजो बाई है उनकी पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो अपने तो सिर्फ नाम लिखना है। पर जैसे ऐसे सवाल होते हैं दुर्बल मंडल क्या है, अब ये ओपन क्वेश्चन है, इसमें अपन जितना लिखे उतना ही कम है। तो जनरली ऐसा है कि 2 नंबर वाला सवाल है उसमें 4 पॉइंट आ जाने चाहिए, हर पॉइंट का आधा नंबर मिल जाता है। तो इसमें जैसे ये फैक्ट हो गया, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, डायग्राम हो गया, तो अपने तो अब ऐसा सवाल है इसमें जनरली 2 में से 2 नंबर मिलते नहीं है आरपीएससी में। इसमें आरपीएससी में अपने तो डेट नंबर है वो मिल जाएगा, और वो भी जरूरी नहीं है, उनके हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे अब इसमें 1 नंबर भी दे सकते हैं वो, और वो फिर उस हिसाब से तो टॉप कम चली जाती है। अब ये तो मैंने ज्योग्राफी का बताया। बाकी जो एथिक्स हैं ये अभी तो आपके जैसे या एथिक्स हो रही थी बैच में कंप्लीट। जैसे यूपीएससी का बैच है ना ये तो यूपीएससी में तो आपकी टेस्ट स्टडीज है वो भी आती है, और मतलब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है वो भी आते हैं। तो उसमें आप तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे जैसे कि पारदर्शिता वो मैंने लिखा हुआ है, पर जैसे सुमित शर्मा आईएएस है उन्होंने अपने दफ्तर में ये मतलब इतने एग्जाम्पल है, एथिक्स में ज़्यादा जरूरी है वो एग्जाम्पल होने चाहिए, और कोटेशन है वो होने चाहिए एथिक्स वाले पेपर में। अभी आपकी हुई नहीं है, पर जब भी यूपीएससी में तो एथिक्स में जरूरी है एग्जाम्पल लिखना। अब तो आरएस में भी ऐसे ही सवाल आने लग गए जिसमें एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ऐसे आप है वो डायग्राम भी है वो यूज कर सकते हो। हाँ, सिलेबस नहीं हुआ ना अभी, कितना टाइम हुआ है, पर मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। अब आप सब पूछ रहे थे ना आंसर राइटिंग, तो ये देख लो आप। थोड़ा बहुत आप तो आइडिया हो जाए बस। बाकी जब जैसे जैसे टाइम होएगा ना कोचिंग कंप्लीट होएगी अपने आप ये चीज़ें आप अपने आप से होने लग जाएगी। हाँ, हो गई क्या? राजवीर सर करा रहे हैं? रहने सर। हाँ। मतलब यूपीएससी या आरएस?
नोट्स कर लो फिर स्पेक्ट्रम। यूपीएससी में मतलब आरएस में इतना है कि नोट्स हैं वो सफिशिएंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो, पर सवाल हैं वो ऐसे आते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। हिस्ट्री का या ये है नहीं। मॉडर्न की तो हिस्ट्री का अलग से कुछ भी नहीं होता। हिस्ट्री में क्या होता है जैसे अब डायग्राम हिस्ट्री में बन नहीं सकता इतना, मैप का चांसेस भी नहीं है, एग्जाम्पल ऐसे तो लिख नहीं सकते। अब जैसे हिस्ट्री में मैं अभी जैसे अब की बार मेंस में जो सवाल आया था ना वो मैं बताता हूँ। यहाँ से अलग से पेज ऐड होगा ना, नहीं नहीं, प्लस वाले में होता है। हाँ, और लिखने वाला ये वाला, वहां से कर रहे हैं ना। जैसे अब की बार है वो, अब की बार सवाल आया था जो 6वीं शताब्दी है, 6वीं शताब्दी जो बीसी है, और जो जो मध्यकाल में मध्यकाल में जो निर्गुण बत्ती जो मूवमेंट हुआ था उनमें क्या समानताएं हैं, मतलब इन दोनों में क्या समानताएं हैं। तो ये अब की बार आरएस में ये सवाल आया था इन दोनों में, जो 6वीं शताब्दी में जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म था तो उनमें, और जो मध्यकाल में अपन जो पढ़ते हैं जैसे निर्गुण में कबीरदास जी हैं और नानक जी हैं, गुरु नानक हैं, और जो दादू दयाल जी हैं, तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं। अब जैसे जनरल कोई भी आंसर लिखे था वो ऐसा लिखे था कि इधर भी थी ये, इन्होंने धार्मिक आडंबर है उनका विरोध किया, समानता है उस पर बल दिया, हाँ जो भी है। पर जैसे मैंने भी आंसर लिखा था तो मेरी उसमें हिंदी साहित्य का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, मैंने इधर लिखा था सबसे पहले कि अपने कीवर्ड है वो अच्छे होने चाहिए। मैंने इधर लिखा थी जो भगवान बुद्ध हैं वो बोलते हैं आत्मदीपो भव, कि अपने दीपक है स्वयं बनो। धार्मिक ग्रंथ या उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंडली फॉलो। तो इधर जो कबीरदास जी हैं वो भी सेम ही बात बोलते हैं। समानताएं अभी बता रहा हूं मैं कि मतलब तू तेता आखियन सी देखी और मैं जो, मतलब तू तो है वो जो तेता कागज की, और मैं आखन की देखी, तो ये दोनों चीजें हैं वो सेम है। अब इसमें भी जो जैसे भगवान जो बुद्ध हैं वो जो ईल होती है उस पर बल दे रहे हैं कि जो ये अभी जो वर्तमान में जो ये जो संसार है इसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने चाहिए। तो इधर भी सेम ही जो जैसे रहीम दास जी हैं, रहीम है, तो रहीमन जी हैं, उनका उनका भी ये थी, रहीमन बात अदम में थी तहत सुनती नहीं, जो तहत है जो जानत नहीं, जो जानत है सो तहत नहीं। तो मैंने जो हिंदी वाली जो जो मैंने हिंदी साहित्य में चीजें पढ़ी थी, हिंदी में क्या पूरा भक्ति मूवमेंट है वो अपने सिलेबस में होता है, तो वो चीजें वो यहाँ अपने आप ये वो यूज हो जाती है। अब वो हिस्ट्री में तो जनरली जो अपने नोट्स में लिखाते हैं ना उन तो ही थोड़ा बहुत लैंग्वेज है उतनी ज़्यादा लिखनी नहीं है, पॉइंट में आंसर ज़्यादा लिखना है। बाकी आप ऐसे 5 नंबर में ना ऐसे आप ऐसे डायग्राम यूज कर सकते हो, जैसे 5 नंबर में ये मैंने यूज कर रखा है, ये यूज हो सकता है, या तो ये मतलब कोई भी ऐसे डायग्राम है वो अलग अलग डायग्राम है वो यूज हो जाते हैं। जैसे ये डायग्राम है 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखने तो आप ऐसे, ये 5 नंबर में ये आराम से यूज हो सकता है, या ऐसे भी 8 8 पॉइंट है तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो अलग अलग क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। हिस्ट्री में ये चीज़ें आराम से हो जाती है, हिस्ट्री वगैरह में तो ये डायग्राम बनाने हो तो। अब ये जो है ये एथिक्स के आंसर है, तो इनमें है ना सबसे मेन चीज़ ये थी, मैं 2 3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ये तो इनमें है ना एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दूसरा इसमें कोटेशन है वो भी लिखे हुए हैं। जैसे जो 5 नंबर का ही सवाल है, जनरली 5 नंबर में इतना स्पेस भी नहीं होता कि अपन कंक्लूजन है वो लिख पाए, पर अपन जितना लिख सकते हैं उतना बढ़िया। तो इसमें मैंने वो भ्रष्टाचार पर पूछा है, तो जो अब्दुल कलाम है निष्कर्ष थे जो उनका स्टेटमेंट है ना कि यदि देश को भ्रष्टाचार मुक्त व सुंदर बनने वाला बनाना है तो माता पिता व शिक्षक महत्वपूर्ण रोल है वो निभा सकते हैं। तो इससे रिलेट हो रहा है। और जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी मैंने जो सेकेंड ARC है उसकी रिपोर्ट है उसका रेफरेंस दिया है। तो एथिक्स में अपने पास में एग्जाम्पल होने चाहिए और कोटेशन है वो होने चाहिए। अब ये 5 नंबर में अपन ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं।
यूपीएससी वाले हैं तो हिंदी इंग्लिश के लिए अलग थोड़ी बताना ही क्या फोर्थ पेपर के लिए। अब जैसे जो जो अपना फोर्थ पेपर होता है उसमें जो मतलब हिंदी में जो ग्रामर होती है और जो इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब वाला पोर्शन होता है वो तो सब पढ़ते हैं, पर जो राइटिंग पार्ट होता है उसमें इंग्लिश में तो पैराग्राफ है और हिंदी में जो निबंध है, इन दोनों का पैटर्न सेम ही है कि जो निबंध है वो लिखना होता है अपने को 3 पेज में आरएस में। यूपीएससी में तो 12-13 पेज है वो एक निबंध में होते हैं, और पैराग्राफ है वो इंग्लिश में। तो जनरली जो निबंध है उसमें अपने पास में 4 कोटेशन है वो यूज हो जाने चाहिए, मतलब जो 3 पेज है उसमें आ जाने चाहिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में बहुत बार मिलता नहीं है तो बीच में मतलब जो दूसरा पेज होता है उसमें अपने 2 कोटेशन डाल सकते हैं, लास्ट वाले पेज में 2 डाल सकते हैं, 4 या 5 इतने बहुत हैं। जो पैराग्राफ है इसमें भी 3 या 4 कोटेशन है वो होने चाहिए, तब नंबर मिलते हैं अपने आराम से। और ये आपको अलग से याद करना है। जो स्प्रिंग बोर्ड के जो जो भी टीचर्स हैं जो आपको हिंदी या इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं उनमें जो भी हैं वो, इसके अलावा जो निशांत जैन सर हैं और जो दृष्टि की जो बुक हैं या जो रवि सियाग हैं, उनके टेलीग्राम चैनल पर इनके जो निबंध है उनके नोट्स मिल जाएंगे। और जो मेरे वाला जो चैनल है उस पर भी मैंने सारी चीज़ें वो डाल रखी है, मतलब जो फोर्थ पेपर का जितना भी मैटर है वो सब डाला हुआ है। उसमें कम से कम 2000 कोटेशन होंगे हिंदी और इंग्लिश से मिलाकर। तो आप उसमें से जो अच्छा लगे टॉपिक वाइज और हैं, और उसमें स्पेशली जो राइटिंग वाला पार्ट है उसमें बहुत सी चीज़ें वो लिखी हुई है। और फिर जो ये तो हो गया, साथ में जो जो पल्लवन होता है हिंदी में और इंग्लिश में होता है जिसको बोलते हैं थीम राइटिंग की, कोई भी थीम होती है उसके ऊपर अपने को एक्सपेंशन करना होता है। तो इन दोनों में भी सेम है, इसमें अपने को 2-3 अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए। जैसे कोई भी पल्लवन पूछ लिया कि जो असफलता है वो सफलता का आधार स्तंभ है, तो सबसे पहले तो अपने पास में 2-3 कोटेशन होने चाहिए सफलता असफलता पर, कि मतलब जो भी हैं जैसे असफलता और कि फॉलिंग डाउन इज नॉट ए फेलियर, वी फेल्स व्हेन वी स्टे डाउन वेयर वी हैव फॉलन। तो अपन जो पल्लवन वाला होता है जनरल इसमें क्या होता है, इसमें अपन इंग्लिश का कोटेशन है वो यूज कर सकते हैं हिंदी वाले पोर्शन में भी। जनरली ऐसा लगता है कि हिंदी वाले पेपर में अपन इंग्लिश नहीं लिख सकते, निबंध वाले में नहीं लिख सकते, पर जो पल्लवन है उसमें लिख सकते हैं। पल्लवन में अपन पूरा है वो लिख सकते हैं। और जो इनमें अपन जो भी एथिक्स में जो भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, या हिस्ट्री में जो भी एग्जाम्पल है, जैसे असफलता है वो सफलता का आधार स्तंभ है, तो उसमें जो जैसे थॉमस एल्वा एडिसन है, या जैसे जो मोहम्मद गौरी है उसने इतनी बार आक्रमण किया फिर भी सफल नहीं हुआ, पर फाइनली वो सफल हो जाता। तो ऐसे एग्जाम्पल जो भी हिस्ट्री वाले हैं या एथिक्स में पढ़ते हैं वो यूज हो सकते हैं। अब इनका प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ, अब ये एग्जाम्पल कोटेशन कैसे डालने हैं। जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पे पूछा हुआ है, पैराग्राफ है वो लिखना है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा डेफिनेशन दे दी, फिर ये मैंने बीच में कोटेशन डाल रखा है। अब ये बीच में कोटेशन और डाल दिया। इंग्लिश में भी अपने तो डालना है, तब अपने तो 10 में से 8 या 7 नंबर मिलेंगे। ये डाला हुआ है। अब फिर ये बुक पे उसका रेफरेंस मैंने दिया हुआ है। अब ये मैं निबंध में भी यूज करता हूँ, एथिक्स में आती है तो भी यूज कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें होती है उनको मल्टीपल जगह अपने तो यूज करनी है। ये जो लास्ट में मार्टिन लूथर का है कि आवर साइंटिफिक पावर हैज आउटडॉन और स्पिरिचुअल पावर, वी हैव गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड मैन। तो इसमें मैंने 4 चीज़ें मतलब 4 कोटेशन यूज करें। तो यदि ये कोटेशन का 1 नंबर भी माने तो 4 नंबर तो सीधे ही आ गए। यदि अपन यूज नहीं करते हैं तो फिर 2-3 नंबर मिलते हैं। ये तो मैं इंग्लिश ही बता रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं मैनेज कर लेता हूँ चीज़ें कि मुझे कोटेशन याद है और फिर मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, तो जितने नंबर आने चाहिए उतने आ जाते हैं। जैसे ये है, ये वो लिखा हुआ है थीम एक्सपेंशन, इसमें भी ये जो मैंने अभी बोला था वो कोटेशन है वो डाला हुआ है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। तो ये अब यहाँ पर भी ये टाइम थोड़ा कम था तो इसलिए थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ा, पर इसमें भी स्पीड में भी लिखा फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी कोटेशन डाल दिया, तो इसमें 5-6 नंबर मिल जाएंगे।
ये तो लेटर है, लेटर तो यूपीएससी में नहीं। अब जैसे ये हिंदी में पल्लवन है, मैं बता रहा था ना इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, तो ये हिंदी का पल्लवन है पर इसमें इंग्लिश का कोटेशन यूज किया हुआ है। अब ये जो जैसे निबंध है, तो मैं बता रहा था कि अपने इंट्रो में होना चाहिए, और थोड़ी भाषा शैली थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा पैराग्राफ वगैरह चेंज वगैरह थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ है वो ख़त्म हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है ये पूरा इतना है वो इंट्रो है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब अब मेन जो कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अपना पैराग्राफ भी वैसे ही चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 लाइनें लिख दे फिर यहाँ से शुरू होती हैं। निबंध में हेडिंग नहीं बनती, निबंध अपने आप में फ्लो होता है। अब जैसे यहाँ पे बीच में वो कोटेशन है वो डाल दिया, फिर वो ऐसे पूरा ये तारण वगैरह। जैसे इसमें भी ये जैसे लास्ट में कंक्लूजन है या जो भी उपसहार या जो भी बोल सकते हैं, पर कहीं हेडिंग नहीं डाली हुई है। और जो भी मैंने सीधा स्टेटमेंट लिखा है तो मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमा, स्पेशली जो निबंध या जो पैराग्राफ होते हैं उनमें अपनी हैंडराइटिंग भी मैटर करती है, और इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। जैसे जो विराम चिन्हों की गलतियां वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जरूर देखते हैं अपने। मात्रा की गलतियां इनमें नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री वाले पेपर में अपने मात्रा की गलती हो जाएगी, उसमें कोई लोड नहीं है, पर इनमें नहीं होनी चाहिए। बाकी ठीक है।